हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं कॉलीलिथियासिस एंड रिलेटेड पैथोलॉजीज की। तो देखिए, कॉलीलिथियासिस यानी स्टोन ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन की हम बात करने जा रहे हैं और इसमें हमको रिलेटेड पैथोलॉजीज जो देखने को मिलती है वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, ये बहुत ही कॉमन डिजीज है और कॉमन कंडीशंस है 40 ईयर के आसपास की फीमेल्स में। ठीक है, तो आप देखेंगे 40 ईयर के आसपास की जो फीमेल्स होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा हमको कॉलीलिथियासिस का चांस देखने को मिलता है। मेरे नॉन में ही कई सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिसमें ये कॉलीलिथियासिस देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है और इस वजह से इसको हम अच्छे से पूरा मैकेनिज्म हम बता देंगे कि क्यों देखने को मिलता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है और पैथोजेनेसिस इसकी कैसे होती है और किस में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। सारी चीज़ें हम बताएंगे, पूरा मैकेनिज्म हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, बताया गया कि जो कॉलीलिथियासिस होता है ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है और दूसरा पिगमेंटेड स्टोन होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन की हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे मेजरली कंपोनेंट जो होगा ये कोलेस्ट्रॉल का होगा और ये हम देखेंगे तो ये हमको येलोइश दिखाई देगा। पहली चीज़ ये हुई। और पिगमेंटेड में देखिए दो टाइप के होते हैं, एक ब्लैक होता है और दूसरा ब्राउन होता है। ठीक है, तो ब्लैक और ब्राउन दो टाइप के पिगमेंटेड होते हैं और तीसरा कोलेस्ट्रॉल होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल वाला होता है यही हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है और यहाँ देखिए 80% है। तो ये यूएस की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट की बात करें ना तो ये हमको 90% या इससे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमनली हमको कोलेस्ट्रॉल वाला ही देखने को मिलता है। यानी अगर हमको कभी भी स्टोन का फॉर्मेशन दिख रहा है गॉल ब्लैडर में ना, तो ज़्यादा चांस रहता है कि ये कोलेस्ट्रॉल वाला हो। और इसमें भी कोलेस्ट्रॉल के साथ ना ये पिगमेंटेड मिक्स होते हैं। तो जब पिगमेंटेड मिक्स होते हैं ना तो प्योर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, बल्कि ज़्यादातर क्या होता है, पिगमेंटेड मिक्स होते हैं। तो इसी वजह से हम अगर ओवरऑल बात करें ना कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन गॉल ब्लैडर स्टोन। ठीक है, तो हमारे पास अगर ऑप्शन में मिक्स टाइप दिया गया है तो मिक्स पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि मिक्स में ना हमारा 97% या 95% लगभग हमारा यही कोलेस्ट्रॉल ही होता है, थोड़ा बहुत ये भी प्रेजेंट होता है। तो मिक्स अगर ऑप्शन में है तो हम मिक्स को क्लिक करेंगे। और अगर मिक्स ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है और ब्लैक या ब्राउन है, तो हम यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल को टिक करेंगे। ठीक है, तो मिक्स ऑप्शन है तो हम मिक्स को सिलेक्ट करेंगे, वरना हम कोलेस्ट्रॉल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए, अब हम बताएं इसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, कैसे होता है ये। तो देखिए, ये हमारा जो होता है बाइल होता है यहाँ पे। ठीक है, लीवर से सिंथेसिस होता है और आके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बाइल की हम बात करें तो देखिए, बाइल फिर यहाँ से सीक्रेट हो जाता है, यहाँ पर जाके ये ड्यूडेनम में रिलीज हो जाता है। लेकिन बाइल आके जब यहाँ पे स्टोर होता है तब क्या होता है कि देखिए, ये जो हमारा बाइल है ना, बाइल में देखिए 85 to 90% जो होता है ये वाटर होता है। और इसमें देखिए 10 से 15% ये हमारा कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड और लेसिथिन होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा सिर्फ इतना जो होता है ये कंपोनेंट होता है बाइल एसिड, लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल का। और कोलेस्ट्रॉल हमको मालूम है कि ये हाइड्रोफोबिक होता है। अब देखिए, ये हाइड्रोफोबिक है और यहाँ पे देखिए हमारे बाइल में मेजरली कंपोनेंट जो होता है ये वाटर का होता है। तो हाइड्रोफोबिक है। अब इसको कैसे अरेंजमेंट होगा इसका, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल यहाँ सेंटर में होता है और किनारे किनारे से यहाँ से बाइल साल्ट और ये लेसिथिन इसको रैप किए होते हैं। ठीक है, तो इसको रैप किए होते हैं और इसी को हम बोलते हैं मिसिली। ठीक है, तो ये मिसिली हुआ और ये हमारा नॉर्मल होता है। लेकिन क्या होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, और जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और ये लेसिथिन और बाइल एसिड का कंसंट्रेशन कम होगा ना, तो ये देखिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से अब ये अच्छे से यहाँ पे डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पे हमको स्टोन का फॉर्मेशन है, छोटे छोटे पार्टिकल बनते दिखाई देंगे। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं, ये देखिए हम यहाँ बताएं कि इसको हम लिथोजेनिक बाइल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया और ये लेसिथिन और बाइल एसिड कम हो गया, तो इसको हम लिथोजेनिक बाइल बोलते हैं। और यहाँ पे हमको गॉल स्टोन का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं। अब जब ये छोटे छोटे पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं ना, तो छोटे छोटे पार्टिकल मिल जाते हैं, आपस में मिलने लगते हैं और मिल के स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं तो इसको हम न्यूक्लिएशन बोले। तो देखिए, न्यूक्लिएशन होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक फैक्टर और होता है, मान लो यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल बन गए और ये छोटे छोटे पार्टिकल अभी न्यूक्लिएट नहीं हो पाए और इससे पहले ही गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट किया, और जैसे ही गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये यहाँ निकल जाएंगे, और जब यहाँ निकल गए तो हमको कोई परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे है। और अगर हमको यहाँ पे स्ट्रेसिस देखने को मिल रही है, यानी यहाँ पे इसका हमको मूवमेंट प्रॉपर नहीं देखने को मिल रहा है और ये गॉल ब्लैडर फंक्शन नहीं कर रहा है या इसको काम नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे हमको स्ट्रेसिस किसी भी वजह से देखने को मिल रही है, तो ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल बने थे ये आपस में न्यूक्लिएट कर जाएंगे और यहाँ पे हमको स्टोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो पता चला गॉल ब्लैडर के स्टोन में 3 फैक्टर होते हैं और 3 फैक्टर जब प्रेजेंट होंगे तब हमको गॉल स्टोन देखने को मिलता है। पहला हम बताएं कि हमारा लिथोजेनिक बाइल होगा और दूसरा हम बताएं कि यहाँ पे हमको न्यूक्लिएशन देखने को मिलता है कि ये छोटे छोटे आपस में मिल जाएंगे, और तीसरा स्ट्रेसिस भी होना चाहिए। स्ट्रेसिस होगा तभी ये आपस में मिल पाएंगे, नहीं तो ये बाहर चले जाएंगे। ठीक है, और ये सीक्रेट हो जाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे बताएं कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो देखिए लिथोजेनिक बाइल, तो लिथोजेनिक बाइल कौन कौन से होंगे, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का
कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि इंक्रीज बाइलरी कोलेस्ट्रॉल। तो बाइलरी कोलेस्ट्रॉल किसमें बढ़ेगा? ओबेसिटी। तो ओबेसिटी में बाइलरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो ये लिथोजेनिक बाइल हो गया, यानी यहाँ पे हमको गॉल स्टोन का चांस ज़्यादा देखने को मिला। और इलियल डिजीज, तो देखिए इलियल डिजीज में हमको क्यों देखने को मिलता है? जैसे सीलियक डिजीज हमारी, ठीक है, तो हमारी टर्मिनल इलियम इसमें इन्वॉल्व होती है। और इलियक डिजीज में क्या होता है कि टर्मिनल इलियम से ना हमारे यहाँ से एंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन चलता है कि बाइल एसिड यहाँ सिक्रेट हुआ ड्यूडेनम में, यानी बाइल यहाँ सिक्रेट हुआ ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम से फिर ये टर्मिनल इलियम में आता है और यहाँ से फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब हमको टर्मिनल इलियम की डिजीज देखने को मिलेगी तो हमको बाइल एसिड का एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलेगा, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये इलियक डिजीज भी इसमें है। और देखिए डिक्रीज बाइलरी लेसिथिन, तो बाइलरी लेसिथिन ही कम हो जाए, जैसे यहाँ पे MDR3 का म्यूटेशन होता है, तो इसमें MDR3 का म्यूटेशन होगा तो बाइलरी लेसिथिन कम हो जाएगा, इस वजह से भी हमको लिथोजेनिक बाइल देखने को मिलेगा। और लास्ट में देखिए बताया कि बाइल साल्ट कम हो जाए तब भी हमको लिथोजेनिक बाइल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सारे मैकेनिज्म में यही चीज़ है, ठीक। और न्यूक्लिएशन की हम बात करें जिसमें ये फ्यूज़न होते हैं, इनका फ्यूज़न होता है यहाँ पे। तो न्यूक्लिएशन में देखिए हम बताएं कि इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, और कोलेंजाइटिस की वजह से यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइलरी ट्री, और एस्कैरियासिस के इन्फेक्शन में हमको न्यूक्लिएशन देखने को मिलता है। तो ये न्यूक्लियर फैक्टर हो गए। और स्टेसिस देखिए हमको किस किस कंडीशन में देखने को मिलता है? तो देखिए प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन हमको मालूम है कि ये रिलैक्सिंग हार्मोन है। तो जब प्रोजेस्टेरॉन हाई रहता है तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, और ये स्ट्रेसिस की कंडीशन में रहता है, इस वजह से प्रेगनेंसी की कंडीशन में देखने को मिलता है। और सेम हमको ओसीपीज में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ओसीपीज में हमको क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, इस वजह से प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इसमें स्ट्रेसिस कॉज करता है। और उसके अलावा देखिए टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन है, ऑक्टीरियोटाइड है, और मैसिव बर्न है, और रैपिड वेट लॉस है। तो देखिए इन सारी कंडीशन में क्यों देखने को मिलता है? तो अगर हम टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो यहाँ पे सीधा हम वेनस सिस्टम में हम देते हैं, ठीक है। तो वेनस सिस्टम में देते हैं, जीआईटी की जरूरत ही नहीं, और जब जीआईटी की जरूरत ही नहीं तो यहाँ पे हमको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। इस वजह से यहाँ पे हमको स्ट्रेसिस देखने को मिली। इसी तरीके से हम रैपिड वेट लॉस में बात करें तो यहाँ पे पेशेंट क्या करता है कि ये फास्टिंग कंडीशन में रहता है, तब भी यहाँ पे इसका एम्पटिंग नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पे स्ट्रेसिस देखने को मिलती है। और इसी तरीके से देखिए और क्या है कि मैसिव बर्न, तो मैसिव बर्न की कंडीशन में भी इसमें हमको स्ट्रेसिस देखने को मिलती है। और ये ऑक्टीरियोटाइड जो है ना, ऑक्टीरियोटाइड में भी, ऑक्टीरियोटाइड क्या करती है? ये सोमैटोस्टेटिन एनालॉग है। और सोमैटोस्टेटिन एनालॉग क्या करती है कि हमारी पूरी जीआईटी की मोटिलिटी को, यानी स्टमक की खासतौर से डिक्रीज कर देती है। और जब यहाँ से पूरी डिक्रीज हो गई तो पूरी जीआईटी की मोटिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से हमको यहाँ से भी बाइल का सिक्रेशन नहीं देखने को मिलता है, तो ये भी स्ट्रेसिस कॉज करती है। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये मिल के गॉल स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, हम बता दिए मैकेनिज्म, और यही यहाँ पे भी बताया गया है, और हमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया कि इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल एंड और बिलीरुबिन। तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा या बिलीरुबिन ज़्यादा होगा? तो देखिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, ये हमारा इस कंडीशन में ज़्यादा होता है, और बिलीरुबिन जब ज़्यादा होता है ना तो हमको जो है ये पिगमेंटेड स्टोन ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी हम बात करेंगे कि जब बिलीरुबिन ज़्यादा होता है तो पिगमेंटेड स्टोन देखने को मिलते हैं, अभी इसको भी हम बता रहे हैं। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे बताया गया 2 टाइप ऑफ स्टोन। हम शुरू में बात किए कि एक कोलेस्ट्रॉल होता है और दूसरा पिगमेंटेड होता है। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल स्टोन क्या होते हैं? ये रेडियोलूसेंट होते हैं। तो रेडियोलूसेंट होंगे तो जब हम इसको एक्सरे पे देखेंगे तो ये बिल्कुल ब्लैक दिखाई देंगे, इसी को हम लूसेंट बोलते हैं, विद 10 to 20% ओपेक ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। लेकिन यहाँ पे 10 से 20% हमको ओपेक स्टोन देखने को मिलते हैं। और ये ओपेक क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है। तो जो स्टोन है ना, ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन ये रेडियोल्यूसेंट ही होते हैं, लेकिन जब इनका कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो 10 से 20% केसेस में हमको रेडियो ओपेक कोलेस्ट्रॉल स्टोन देखने को मिलते हैं। तो देखिए किसमें किसमें देखने को मिलता है? तो एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। तो देखिए हम यहाँ पे बात की कि ओबेसिटी में देखने को मिलता है, कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? देखिए मैं बताया इलियक डिजीज, और एडवांस एज में भी देखने को मिलता है। एडवांस एज में हमको स्ट्रेसिस भी देखने को मिलती है, न्यूक्लिएशन और लिथोजेनिक बाइल, सब सारे रिस्क फैक्टर देखने को मिलते हैं। और एस्ट्रोजन थेरेपी की हम बात किए तो देखिए एस्ट्रोजन थेरेपी में कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन बढ़ जाता है, ये लिथोजेनिक होता है, यहाँ पे लिथोजेनिक बाइल का फॉर्मेशन होता है। और मल्टीपैरिटी, तो देखिए मल्टीपैरिटी यहाँ पे हमको ओबेसिटी भी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे हमको एक हिसाब से लिथोजेनिक देखने को मिलता है। ये सब हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, हमको बस ये सारे रिस्क फैक्टर याद रखना है। तो मल्टीपैरिटी भी इसका रिस्क फैक्टर है। रैपिड वेट लॉस, तो रैपिड वेट लॉस में हमको स्ट्रेसिस देखने को मिलता है, तो ये भी इसका रिस्क फैक्टर हुआ। और मेडिकेशन में हम बात करें फाइब्रेट्स की, तो देखिए फाइब्रेट्स जो होती है ये लिथोजेनिक बाइल का फॉर्मेशन करती है, यानी इस कैटेगरी में आएगी, और ये भी इसका रिस्क फैक्टर है। और यहाँ पे मेडिकेशन में एक हम बताएं कि ऑक्टीरियोटाइड, तो ऑक्टीरियोटाइड हमारी देखिए यहाँ पे आती है, यानी स्ट्रेसिस कॉज करती है। और रेस जो है तो यहाँ पे देखिए कि इंसिडेंस इन वाइट एंड नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो रेस यहाँ पे भी हमको ये वाला कंडीशन देखने को मिलता है, लिथोजेनिक बाइल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हो गए हमारे कोलेस्ट्रॉल स्टोन के। और
उसके बाद अब हम बात करते हैं पिगमेंटेड स्टोन। तो देखिए पिगमेंटेड स्टोन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम दिखाएं कि पिगमेंटेड स्टोन बनता क्यों है मोस्टली, कि क्रोनिक हीमोलाइसिस हुई या बाइलेट ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाता है, और जब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाता है ना तो ये बाइंड कर लेता है कैल्शियम से, और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जब कैल्शियम से बाइंड कर लेता है तो इसको हम बोलते हैं बिलीरुबिनेट। ठीक है, तो ये देखिए हमारा बिलीरुबिनेट हो गया। तो जब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बन जाएगा तो क्या होगा कि देखिए सुपर सेचुरेशन ऑफ बाइल विद कैल्शियम बिलीरुबिनेट। ठीक है, तो बाइल का हमको सुपर सेचुरेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे कैल्शियम बिलीरुबिनेट देखने को मिलेगा, क्योंकि बिलीरुबिन जो है ये अब कैल्शियम से बाइंड कर लिया है। और यहाँ पे देखिए गॉल ब्लैडर की स्टेसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर स्टेसिस नहीं देखने को मिली तो ये फौरन जो है निकल जाएंगे और ये चले जाएंगे हमारे जीआईटी में। लेकिन यहाँ पे हमारे गॉल ब्लैडर की स्टेसिस देखने को मिलेगी, इस वजह से इनका फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या है कि क्रोनिक हेमोलिसिस हुई, और क्रोनिक हेमोलिसिस में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ गया, और यही जो है बिलीरुबिनेट का फॉर्मेशन किया, कैल्शियम बिलीरुबिनेट का, और ये पिगमेंटेड स्टोन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, ये देखिए ये हुआ। और हम कोलेस्ट्रॉल की बात की, देखिए कोलेस्ट्रॉल मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, ये देखिए एज है, ओबिसिटी है, जेनेटिक फैक्टर है, और डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज ये कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है बाइल में। ठीक है, तो बाइल में या बाइल एसिड में कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज वर्क करता है। तो जब इसकी डिफिशिएंसी रहेगी तब भी हमको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए इन सारी कंडीशंस में क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा और बाइल साल्ट्स कम हो जाएंगे और गॉल ब्लैडर स्टेसिस देखने को मिलेगी। यही जो कंडीशन हम यहाँ पे बात करके हैं ये। और देखिए सुपर सेचुरेशन ऑफ बाइल विद कोलेस्ट्रॉल, तो बाइल जो है ये कोलेस्ट्रॉल के साथ सुपर सेचुरेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमको कोलेस्ट्रॉल स्टोन देखने को मिलेंगे। ये वाला मैकेनिज्म तो हम यहाँ पे डिटेल में बात की। ठीक है, इसी के मोस्टली 3 स्टेप होते हैं और इसी की हम बात की, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हमको कोलेस्ट्रॉल स्टोन ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए यहाँ पे पिगमेंटेड स्टोन में वही बताया गया कि पिगमेंटेड स्टोन सबसे पहले क्या होगा कि जो ब्लैक वाला होता है ये रेडियो ओपेक होता है। ठीक है, तो रेडियो ओपेक होता है, यानी जब इसको हम देखेंगे एक्सरे में तो ये हमें व्हाइट दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, कैल्शियम बिलीरुबिनेट, यहाँ पे कैल्शियम बिलीरुबिनेट होता है। देखिए हमें यहाँ पे बताया कि कैल्शियम बिलीरुबिनेट होगा, और हीमोलिसिस यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए हीमोलाइसिस यहाँ पे देखने को मिली। और उसका फिर देखिए ब्राउन की बात की गई कि ब्राउन देखिए ये रेडियोलूसेंट होता है, जैसा कि हमारा कोलेस्ट्रॉल वाला होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल वाला भी हमारा मोस्टली रेडियोलूसेंट होता है और ये भी हमारा रेडियोलूसेंट होगा। और ये ब्लैक वाला रेडियो ओपेक क्यों होता है एक बार बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो कैल्शियम प्रेजेंट है, इस वजह से ये रेडियो ओपेक होता है। और ब्राउन वाला रेडियोलूसेंट हुआ, और ये इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। तो इन्फेक्शन हम बात किए। और उसको देखिए एसोसिएटेड विद कॉन्स डिजीज, तो ये भी कॉन्स डिजीज एसोसिएट होता है, क्रोनिक हीमोलिसिस से एसोसिएट होता है, और एल्कोहलिक सिरोसिस से एसोसिएट होता है, और एडवांस एज और बाइलरी इन्फेक्शंस। ठीक है, और टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन टीपीएन से भी ये एसोसिएट होता है। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर हो गए। और ये जो हम चीज़ बताए थे ना, इसको याद रखना इतना जरूरी है कि कौन सी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। बस हम यहाँ पे बताए कि ये सारे ऐसे ऐसे होता है, इस वजह से हमको गॉल स्टोन देखने को मिलता है। तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ समझने तक फोकस करना है, बाकी हमको ये रिस्क फैक्टर यहाँ से याद रखना है। तो ये हो गया हमारे पिगमेंटेड स्टोन के बारे में कि ये ब्लैक भी होगा और ब्राउन भी होगा। ब्लैक वाला यहाँ पे कैल्शियम जमा होता है, कैल्शियम बिलीरुबिनेट, इस वजह से रेडियो ओपेक होता है, जबकि ब्राउन वाला ये रेडियोलूसेंट होता है और ये इन्फेक्शन की वजह से मोस्टली देखने को मिलता है। और दूसरी कंडीशन भी है, जैसे ये कॉन्स डिजीज से एसोसिएट होता है, क्रोनिक हिमोलिसिस से, एल्कोहलिक सिरोसिस से, और एडवांस एज और बाइलरी इन्फेक्शंस और टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन, तो इन सबसे ये एसोसिएट होता है। और उसको फिर देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात की जा रही है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है ये कॉलिसिस्टाइटिस है। कॉलिसिस्टाइटिस क्या है बताइए, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, क्योंकि जब हमको गॉल ब्लैडर में स्टोन देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगी। तो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन हमारा यही है। और कैन ऑल्सो कॉज एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, तो ये एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस भी कॉज कर सकता है और एक्यूट कोलेंजाइटिस भी कॉज कर सकता है। तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हमको समझ में आ रहा है कि हमको पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। और एक्यूट कोलेंजाइटिस क्या होता है, तो देखिए कोलेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइलरी ट्री, तो बाइलरी ट्री का इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है। तो एक्यूट कंडीशन में तो ये भी एक्यूट हो सकता है। तो ये इसके आउटकम या कॉम्प्लिकेशंस हो गए। ठीक है, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन हम बात कर लिए। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अभी देखिए डायग्नोसिस की हम बात करें तो डायग्नोस विद अल्ट्रासाउंड, तो गॉल ब्लैडर को ना हम अल्ट्रासाउंड से ही डायग्नोस करते हैं। अगर हम गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ही हमारा अल्ट्रासाउंड है। और उसका फिर ट्रीटमेंट की बात की गई तो देखिए बताया गया कि इलेक्ट्रोकोलिसिस्टेक्टोमी इफ सिम्टोमेटिक, कि अगर हमको सिम्टोमेटिक गॉल स्टोन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकोलिसिस्टेक्टोमी कर देंगे। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर को हम इलेक्ट्रोली रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम मोस्ट कॉमनली लैप कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और
यहाँ पे इसके रिस्क फैक्टर देखिए, यहाँ पे ये मेजर चीज़ है, इसको याद रखना है कि रिस्क फैक्टर क्या है गॉल स्टोन के। देखिए 7 Fs, ठीक है। तो 7 F, फीमेल, फैट, फर्टाइल, 40, फेयर, फीड्स, फास्टिंग। तो देखिए सारी चीज़ें इसी में आ गई। तो 7 F से हम याद रखेंगे कि हमको फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, ओबेस फीमेल में देखने को मिलेगा, फर्टाइल जो होंगी वो उसमें देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी की हम बात कर चुके हैं, और 40 के एज में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, और फेयर यानी वाइट पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और फीड्स की कंडीशन में यानी टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन की कंडीशन में, और फास्टिंग की कंडीशन में जब हम रैपिड वेट लॉस करते हैं इस कंडीशन में। तो ये 7 F से हम याद रखेंगे कि ये कॉलीलिथियासिस के मोस्ट कॉमन कॉज हैं। ये रिस्क फैक्टर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझाने के लिए थी, और ये हमारी चीज़ें है। अब हमको याद क्या क्या रखना है, देखिए हम बता दिए कि ये मैकेनिज्म सारा बताया, मैकेनिज्म दिमाग में बैठाए रहना है कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है और बिलीरुबिन भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो बिलीरुबिन बढ़ेगा तो हमको पिगमेंटेड स्टोन देखने को मिलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमको येलो या कोलेस्ट्रॉल स्टोन देखने को मिलते हैं। ये चीज़ हुई। और कोलेस्ट्रॉल स्टोन ये मोस्टली रेडियोलूसेंट होता है, जबकि पिगमेंटेड स्टोन जो होते हैं इसमें ब्लैक वाला ये रेडियो ओपेक होता है, और बाकी ये ब्राउन वाला ये रेडियोलूसेंट होता है। और ये रेडियो ओपेक क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल में भी अगर कैल्शियम आ गया तो ये भी रेडियो ओपेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया था। और हमारा मोस्ट कॉमन ये कोलेस्ट्रॉल वाला होता है, और ये कॉमन नहीं होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल वाला क्या होता है, अगर मिक्स हमारे पास ऑप्शन में है तो उसमें भी हमारा कोलेस्ट्रॉल वाला ही सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर मिक्स ऑप्शन में आ रहा है तो हम मिक्स को ही टिक करेंगे, क्योंकि मिक्स वाला ही अब सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। तो खाली कोलेस्ट्रॉल वाले कम देखने को मिलेंगे, मिक्स वाले ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो मिक्स वाला हम अगर ऑप्शन में मिला तो मिक्स वाले पे टिक करेंगे, और मिक्स का ऑप्शन नहीं मिला तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन में हम टिक करेंगे। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बताया गया कि हमको कॉलिसिस्टाइटिस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस और एक्यूट कोलेंजाइटिस भी देखने को मिल सकता है। ये चीज़ हुई। और उसका देखिए डायग्नोसिस की बात की कि अल्ट्रासाउंड इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। और ट्रीटमेंट की बात की कि यहाँ पे हम इलेक्टिव कॉलिसिस्टोमी करते हैं, और यहाँ पे हम प्रीफर करते हैं लैब कॉलिसिस्टोमी। और रिस्क फैक्टर की हम बात की कि यहाँ पे 7 F, ठीक है। देखिए 7 F में याद कर ले तो बहुत आसान हो जाएगा, फीमेल, फैट, फर्टाइल, 40, फेयर, फीड्स एंड फास्टिंग। तो ये हो गए हमारे रिस्क फैक्टर। तो ये चीज़ें हमको याद रखना है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें तो एक तरह से कहानी थी, आपको समझाने के लिए बताई गई थी।